पे साइन कर दिए तो अखबारों तक में कार्टून आ गया कि राष्ट्रपति जो है वो एक बाथटब में नहा रहे हैं, अंदर से एक हाथ आता है और बिना देखे वो कागज पे साइन कर देते हैं। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और यह कहा गया कि इमरजेंसी का कोई भी डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री अकेले नहीं ले सकता, वो उसमें कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन होगी जो राष्ट्रपति जी को दी जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि के.आर. नारायणन ने ये पुनर्विचार की पावर को भी इतने इफेक्टिवली यूज कर लिया कि अगर उसको आज के या आगे के राष्ट्रपति यूज करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रपति पद की गरिमा जो है वो बरकरार रहेगी। इसलिए आप ये देखिए कि संसदात्मक शासन प्रणाली में मेजॉरिटेरियनिज्म आने का खतरा रहता है। राष्ट्रपति के पद को इसलिए रखा गया था कि प्रधानमंत्री जिनको डायरेक्टली चुनाव लड़ना है उनके सामने चुनावी एक मजबूरियां हो सकती हैं। राष्ट्रपति जो कि देश का और राष्ट्र का अध्यक्ष है वो हमेशा संविधान को सामने रखते हुए उस तरीके के फैसलों पे हस्ताक्षर करे जिसमें जन कल्याण होगा, जिससे एक देश की संवैधानिक व्यवस्था को पूरा जो है। एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से जितने भी जो संवैधानिक दायित्व है और अधिकार है, इस पैमाने पे राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाए, हालांकि टीवी में समय कम होता है, लेकिन फिर भी कौन श्रेष्ठतम के पैमाने पर आपको दिखता है, उसके करीब दिखता है? मैं कहूंगा कि के.आर. नारायणन जो हैं, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, आईएफएस ऑफिसर थे और इंदिरा जी के कहने पे वो पॉलिटिक्स में आए और फिर चुनाव भी जीते और मंत्री भी रहे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बहुत ऊंचा किया। आप ये देखिए कि सबसे पहले तो शुरू में ही उन्होंने ये कहा कि रबर स्टैंप और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच की एक चीज है वर्किंग प्रेसिडेंट, और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बनूंगा। उन्होंने पहली बार लोकसभा के चुनाव में 1998 और फिर 99 में स्वयं वोट दिया, वरना पहले ये एक ट्रेडिशन थी कि राष्ट्रपति स्वयं वोट नहीं देता था क्योंकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपॉइंट करना है। उन्होंने कहा लेकिन राष्ट्रपति एक सिटीजन है। दूसरे आप ये देखिए कि कारगिल की लड़ाई में लोकसभा थी नहीं उस समय, तो उन्होंने प्रधानमंत्री वाजपेयी को कहा कि आप राज्यसभा का सदन बुलाइए और राज्यसभा में ये जो कारगिल वॉर पे डिस्कशन कीजिए। और फिर ये प्रेसिडेंट भी अजीब गरीब बात है, इतिहास अजीब होता है कि जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था तो वाजपेयी जी ने नेहरू से कहा था कि आप इस तरह का सदन बुलाइए और सदन में बात कीजिए। और फिर आप ये देखिए कि उन्होंने आई के गुजराल की भी रिकमेंडेशन यूपी के बारे में वापस की और उन्होंने वाजपेयी जी की भी रिकमेंडेशन रबड़ी देवी के बारे में वापस की। और कितना डिटेल नोट 2.5 पेज का रवीश लिखा कि अगर गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी ने लिखा कि बिहार में इतने मर्डर हुए हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए नेशनल एवरेज ये है, बीजेपी की स्टेट्स में मर्डर का रेट ये है, रेप का रेट ये है, करप्शन का रेट ये है। और पूरा जो गवर्नर भंडारी का जो मिनट्स थे उनका गवर्नर का नोट, उसकी बिल्कुल उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। इसी पैमाने पे एक मुझे पत्र मुझे याद है, जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, तो ऐसा ही पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री कृष्ण सिंह को लिखा था और श्री कृष्ण सिंह ने भी इसी तरह से, उन्हें कोई अफवाह सांप्रदायिक तत्वों की बू आ रही थी उस पत्र में, तो श्री कृष्ण सिंह ने भी बड़ा तुर्की जवाब दिया था। पढ़ने लायक है वो पत्र। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एपीजे कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, पर संवैधानिक प्रक्रिया में आप एपीजे कलाम को कहां पाते हैं? के.आर. नारायणन के पास पाते हैं या अन्य राष्ट्रपतियों के साथ? नहीं, देखिए मैं समझता हूं रवीश के नारायणन के बाद जैल सिंह का नाम आएगा। क्योंकि जैल सिंह देखिए जिन्होंने संजय गांधी को कहा कि मेरे रहनुमा हैं और उन्होंने कहा कि मेरी नेता इंदिरा जी अगर मुझसे कहती झाड़ू लगा दो तो मैं झाड़ू लगा दूं। ऐसा आदमी जब राष्ट्रपति बना और उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली तो आप ये देखिए कि उसने पुरानी ट्रेडिशन नहीं फॉलो की कि सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को, जैसे गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उनको नहीं बनाया, इंदिरा के बेटे राजीव को बना दिया। और फिर राजीव गांधी जिसके पास 401 एमपी थे, उस मेजॉरिटी से जैल सिंह डरे नहीं और जैल सिंह ने पोस्टल बिल जो था उसको पॉकेट वीटो पहली बार इस्तेमाल किया
और उसको ऐसा ड्रॉअर में रखा कि वो आज तक ड्रॉअर में पड़ा है। फिर उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की जजेस के नियुक्तियों के बारे में क्या क्लियर पॉलिसी है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो स्पीच थी नेशनल ब्रॉडकास्ट होने वाली उसको क्यों सेंसर किया गया। फिर उन्होंने गवर्नर कुमुदबेन जोशी जो आंध्र प्रदेश की गवर्नर थी, सियासत में बहुत पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि गवर्नर का यह काम नहीं है कि स्टेट की पॉलिटिक्स में पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने बुलाया राष्ट्रपति भवन और कहा हरियाणा में इलेक्शन में क्यों देरी हो रही है। जैल सिंह ने ये सब किया। पब्लिक परसेप्शन में फैजान साहब, जैल सिंह तो कहीं नहीं आते हैं पब्लिक परसेप्शन में, ज्यादातर कलाम साहब ही ऊपर नजर आते हैं, के.आर. नारायणन भी नहीं आते हैं लोग धारणा की बात नहीं। मैं संविधान की तरह से चल रहा हूं। हाँ। तीसरे नंबर पे कलाम साहब आएंगे क्योंकि कलाम साहब ने जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था हाँ। उसको वापस किया। और आप ये देखिए इसमें तमाम बड़े बड़े नेता, सोनिया गांधी और पार्टीज के लोग इन्वॉल्व थे। आज तक देश में रवीश ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डिबेट चल रही है। इलेक्शन कमीशन को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का तय करना है। यही बात एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी कि इसका एक ऐसा क्लियर क्राइटेरिया बनाओ जो पूरे देश के सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज पे लागू हो पाए। फिर कलाम ने 21 में से 20 लोगों के मर्सी पेटिशन पे जो है उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, इन एक्शन नहीं किया। हाँ। लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही आदमी को उनके पूरे टेन्योर में फांसी हुई, धनंजय महापात्रा, जो कि बलात्कार के जुर्म में इन्वॉल्व था। तो कलाम साहब का ये कलाम ये था कि जनता से मिलते थे, स्टूडेंट से मिलते थे। लेकिन संवैधानिक फैसलों के मामले में जैल सिंह कलाम साहब से ऊपर हैं आपके नजर में? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तीसरे के बाद चौथे पांचवे पे भी आ जाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद तो शायद कहीं नहीं आएंगे, लेकिन तीसरे पे तो नहीं, तीसरे पे तो हमारे कलाम साहब आ जाएंगे और फिर चौथे पे राजेंद्र प्रसाद आएंगे और फिर पांचवे पे आप राधा कृष्ण जी को रख ले। देखिए मेरी जो करंट राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, उनसे जो एक मुझे दुख है कि इतने बड़े राजनेता हैं लेकिन उन्होंने हमारे जनतंत्र के दिन, रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को उन्होंने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पे जो है हस्ताक्षर कर दिए और 2 बार राष्ट्रपति शासन ऐसा लगा जो न्यायालय ने उसको निरस्त करना पड़ा। दूसरे मैं समझता हूं जिस तरीके के के.आर. नारायणन ने लेटर लिखे गुजरात के दंगों पे भी वाजपेयी जी को, उस तरीके का एक्टिविज्म प्रणब मुखर्जी जी ने नहीं दिखाया। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तो कहा भी कि राष्ट्रपति जो होता है वो राजा नहीं होता जिसके फैसलों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। पर एक दिलचस्प बात, एक मैं सवाल जानना चाहता हूं कि चलिए संसद में व्हिप होता है, जब हम राष्ट्रपति चुनते हैं उसके लिए व्हिप क्यों होना चाहिए? नहीं, व्हिप नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आजकल तो प्रधानमंत्री जो है वो जो चाहे वो कह दे। राजीव गांधी के जमाने में भी यही था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी यही था, लेकिन शुरू में इंदिरा गांधी उतनी पावरफुल नहीं थी तो कांग्रेस सिंडिकेट डिसाइड करता था कि राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट कौन होगा। तो 6 मेंबर थे, तो इंदिरा जी जो थी 4 मेंबर एक तरफ हो गए और इंदिरा जी के साथ एक कोई और 2, और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो कैंडिडेट कांग्रेस के बने। अब इंदिरा जी जो थी वो नीलम संजीवा रेड्डी को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, तो वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गए। तो इंदिरा जी ने एक जो है उनको सपोर्ट करने का फैसला जब किया, जब उनकी सिंडिकेट ने, उनकी पार्टी ने अपोजिशन से बात की और उन्होंने कहा कि लोग अपने जो है कॉन्शियस वोट करें। अपने कॉन्शियस के एक सवाल अब समय कम है, मैं जानना चाहता हूं। नैरो मार्जिन से जीते, एक 15,000 वोट थे, लेकिन वो जीत गए। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टी लाइंस पे वोट नहीं होना चाहिए और हमेशा कॉन्शियस वोट हो। और लास्ट टाइम जो एनडीए के कैंडिडेट थे पीए संगमा, उन्होंने भी स्वयं ये कहा था कि कॉन्शियस वोट होना चाहिए, ये सोच के व्हिप वाला वोटिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, मैं सवाल पलटना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी का अगर कॉन्शियस जो है वो समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समय नहीं है लेकिन फिर भी संक्षेप में बता दीजिए, प्रधानमंत्री के लिहाज से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं या बेहतर मानते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति की सीमाओं का आदर किया?
नहीं, अगर इंदिरा जी को निकाल दें और राजीव को, क्योंकि राजीव गांधी जो है जैल सिंह को ब्रीफ नहीं करते थे, तो ज्यादातर प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति को हमेशा अपनी विदेश यात्रा के बाद इन्फॉर्म करते हैं। और कुछ प्रोटोकॉल इस तरह का है कि आप कोई भी मेजर डिसीजन जब लेंगे तो आप राष्ट्रपति को लूप में रखेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं वो इन सब सीमाओं को समझते हैं और राष्ट्रपति जी को अपने सारे डिसीजंस जो हैं वो बताते हैं। मैंने सुना डिमोनेटाइजेशन के दिन भी उन्होंने जाके पहले राष्ट्रपति को बता दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद योग की बात करें।